हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम चैप्टर करने जा रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा एक्ट होता है? वो एक्ट होता है जहां पर कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सके। कंज्यूमर प्रोटेक्शन से ही आपको लोगों को पता चल जाएगा कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द अनफेयर एंड एक्सप्लॉयटेशन। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से उनको क्या करना? प्रोटेक्ट करना। और किन से प्रोटेक्ट करना? उनकी एक्सप्लॉयटेशन होने से। फिर इसमें आता है meaning of consumer protection. Consumer protection means the protection of the consumers from their exploitation by the unfair trade practices of the producers and the sellers. जो producers हैं या जो sellers हैं उनसे उनकी unfair trade practices से उनको बचाना। उसके बाद है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में कैसा है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे लेजिस्लेटिव्स पास किए थे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। उनमें से कुछ मेन एक्ट्स ये हैं: ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट हो गया, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट हो गया। बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जो पास किए गए थे, बट इन एक्ट्स का भी जो कंज्यूमर है उनको कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं हुआ, वो प्रॉपरली सेफ नहीं हो पाए हैं इन एक्ट्स की वजह से भी। फिर इसके क्या क्या रीजंस थे कि वो प्रॉपरली सेफ नहीं हो पाए? तो दो रीजंस थे उसके। पहला रीज़न ये था कि जो कंज्यूमर है वो इन जनरल हैड नो नॉलेज, उनके पास कोई नॉलेज नहीं थी, कोई उनको ये नहीं पता था कि उनके पास अथॉरिटी है कि वो कंप्लेन कर सकते हैं। और फिर सेकंड था कि टू सीक रेमेडी अंडर दीज वेरियस कंज्यूमर हैड टू टेक लीगल एक्शन इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी। इसमें क्या है कि कंज्यूमर जो है उनको पहले ये समझ नहीं आ रहा था कि बहुत सारे एक्ट्स हैं, अगर वो उन एक्ट्स के अकॉर्डिंग देखें और फिर उसके बाद उस पर केस करें तो बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा मनी जो है वेस्ट हो जाती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम और मनी लग जाती है। फिर क्या हुआ? नीड वॉज देयर फॉर फेल्ट टू इनैक्ट लेजिस्लेटिव मेजर एज प्रोवाइड क्विक एंड लेस एक्सपेंसिव रेमेडी टू द एग्रीव्ड कंज्यूमर। तो इन जो लेजिस्लेशन है उन्होंने ये सोचा कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको एक ऐसी रेमेडी देनी चाहिए जो बहुत ही क्विक हो जाए और लेस एक्सपेंसिव रहे। तो उन्होंने फिर क्या करा? कंज्यूमर के इंटरेस्ट में उनके डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट निकाला, पास किया था दिसंबर 1986 में। और इसकी जो लास्ट अमेंडमेंट हुई है वो कब हुई है? इन द एक्ट 2002 में। एंड इन 2019 एन एंटायरली न्यू एक्ट 2019 में नया एक्ट लॉन्च हुआ है। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 केम इनटू एक्सिस्टेंस। पहले कब हुआ? दिसंबर 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया फर्स्ट टाइम। उसके बाद इसकी लास्ट अमेंडमेंट का मतलब है उसमें कुछ चेंजेस आए थे 2002 में, लेकिन 2019 में पूरा का पूरा कंज्यूमर एक्ट दोबारा से बनाया गया, एक नया रूप लेकर आया। फिर उसके बाद है स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ द एक्ट। पहला क्या है कि ये जो एक्ट है पूरी इंडिया में एक्सटेंड फैला हुआ है और प्रोविजन ऑफ एक्ट जो है ये सारे एक्ट को अपने अंदर कंसीडर करके चलता है। फिर उसके बाद है कि ये जो एक्ट है वो सारी गुड्स और सर्विसेज पर अप्लाई होता है, तो इसका जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है। उसके बाद है मेन एलिमेंट्स या फीचर्स क्या हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के 1986 के। तो यहाँ पर जो है पहला है कि ये जो है हर टाइप्स की गुड्स और सर्विसेज पर अप्लाई हो जाता है। दूसरा फीचर है कि ये जो है सारे एक्ट को अपने अंदर लेके चलता है, यानी कि इसमें सारे वो एक्ट होते हैं जो कंज्यूमर को आसानी से प्रोटेक्ट कर सकें। उसके बाद है कि अंडर दिस एक्ट देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टू सेट अप कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स फॉर बोथ official and non-official members. The objectives of the council are to promote the rights and interests of the consumers to educate and protect them. यहाँ पे ये बोला गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको ये सेटअप क्या करनी चाहिए? कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल सेटअप करनी चाहिए। ये कौन सी काउंसिल्स होती हैं जो कंज्यूमर को नॉलेज देती हैं कि उनके कौन कौन से एक्ट हैं, उनको बताती हैं कि उनके पास कौन कौन से राइट हैं जिनसे कंज्यूमर जो है अपने इंटरेस्ट को क्या कर सके? प्रोटेक्ट कर सके। उसके बाद नेक्स्ट है ये एक्ट जो है कंज्यूमर के राइट्स को भी बताता है। राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी हर्ड, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू सीक रिडेंशियल एंड एक्सेट्रा। दिस एक्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपेंसेशन। ये जो एक्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंपेंसेशन पे बेस्ड है, वेयर एंड फेयर कंपेंसेशन दी जाती है एग्रीव्ड पार्टी को। एग्रीव्ड पार्टी का मतलब होता है पीड़ित पार्टी को दी जाती है, जो भी उसको लॉस हुआ है उसके बदले में कंपेंसेशन देना ज़रूरी होता है दूसरी पार्टी को। देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ 3 टायर। यहाँ पे 3 टायर जुडिशियल मशीनरी का प्रोविजन है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, स्टेट लेवल हो गया और नेशनल लेवल।
उसके बाद यहाँ पे है कि जो ये एक्ट है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने में, उनकी एक्सप्लॉयटेशन होने से रोकने में। जैसे गुड्स डिफेक्टिव हैं तो भी ये एक्ट में आप केस कर सकते हैं। अगर अडल्ट्रेशन हो रही है, अंडरवेट है गुड्स, आपने 1 किलो मांगा उससे बहुत कम है, या एक्सेसिव प्राइस है, ज़्यादा प्राइसेस रख दिए हैं और वैसे प्राइसेस कम हैं। फिर नेक्स्ट है कि ये जो एक्ट है रिड्रेसेस सिंपल है, चीप है और डायनामिक मैनर में है, और जो कंज्यूमर है वो लिमिटेड टाइम में अपना जो केस है बहुत आसानी से और चीप मैनर में कर सकता है। जितने भी सप्लायर्स हैं गुड्स और सर्विसेज के, प्राइवेट कंपनी या कोऑपरेटिव सेक्टर से जो बिलोंग करते हैं, पब्लिक सेक्टर से बिलोंग करते हैं, वो भी इस एक्ट में आते हैं। ठीक है, अगर वो कहीं गलती करते हैं तो वो भी इस एक्ट में आए जाएंगे। फिर उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस एक्ट के। पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स फ्रॉम इमोरल एक्टिविटीज़ एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ द ट्रेडर्स। ट्रेडर्स के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, और इमोरल एक्टिविटीज़ यानी गलत एक्टिविटीज़ से भी उनको प्रोटेक्ट करना। टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना। प्रमोट कैसे करेंगे? उनको एजुकेट करके, उनके लिए कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन काउंसिल्स हैं वो बनाकर उनको एजुकेट किया जाता है। फिर नेक्स्ट है टू सेटअप कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाना कि कंज्यूमर को एजुकेट किया जा सके और वो अपने जो उनके राइट्स हैं उनसे अवेयर रहे। टू रिड्रेस डिस्प्यूट्स ऑफ द कंज्यूमर्स एंड मैटर्स कनेक्टेड विद दैम स्पीडली। जो डिस्प्यूट्स हैं कंज्यूमर के, उनको भी बहुत फास्टली क्या किया जा सके, सॉल्व किया जा सके। टू मेक प्रोविजन फॉर कॉजी जुडिशियल मशीनरी टू कंट्रोल मार्केटिंग। मार्केटिंग को कंट्रोल करने के लिए कॉजी जुडिशियल मशीनरी का प्रोविज़न भी बनाया जाए। फिर उसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और टर्मिनोलॉजी दे रखी हैं। फर्स्ट वन इज़ एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी। एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी का मतलब है ये एक ऐसी लेबोरेटरी हो सकती है या ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है या रिकॉग्नाइज्ड है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ गाइडलाइंस पर इसको रिकॉग्नाइज्ड किया है। और ये ऐसी लेबोरेटरीज होती हैं या ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो सेटअप की जाती हैं अंडर द लॉ के अंडर सेटअप की जाएंगी। और ये किस लिए सेटअप की जाती हैं? इनका जो पर्पस होता है वो गुड्स की डिफेक्ट को देखना होता है कि क्या डिफेक्ट था गुड्स में, उनका टेस्टिंग करने का मेन यहाँ पर पर्पस होता है। उसके बाद है कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट कौन होता है? ये एनी पर्सन, कोई पर्सन हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है जो कि फाइल कंप्लेंट करता है, उसको हम बोलते हैं कंप्लेनेंट। कौन कौन हो सकते हैं कंप्लेनेंट? एक कंज्यूमर है, कोई एक कंज्यूमर के प्रति कोई वॉलेंट्री कंज्यूमर एसोसिएशन है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई स्टेट गवर्नमेंट है, हु और विच मेक्स अ कंप्लेंट, जो कंप्लेन कर सकती हैं। इन केस ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट और मोर देन वन कंज्यूमर, बहुत सारे कंज्यूमर्स एक साथ मिलकर जिनका सेम इंटरेस्ट है उस पर क्या कर सकते हैं? कंप्लेंट कर सकते हैं। इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ कंज्यूमर, किसी के डेथ हो गई किसी कंज्यूमर की, उसके जो लीगल हियर हैं यानी उसका कोई फैमिली मेम्बर है, उसका कोई फ्रेंड है, तो वो भी केस कर सकता है, उसको भी हम कंप्लेनेंट में गिनेंगे। फिर उसके बाद है कंप्लेंट। कंप्लेंट क्या है? कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन इन राइटिंग, कुछ भी जो रिटर्न की फॉर्म में हमने कंप्लेंट किया है या लिखा है, मेड बाय अ कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट जो लिखता है सारा का सारा विद अ व्यू, इस व्यू से कि वो अपने हेल्प कर सके और जो भी उसको रिलीफ अवेलेबल है उनका यूज़ कर सके। तो कंप्लेनेंट जो है वो कुछ रिटर्न में लिख देता है और कंप्लेन कर देता है। फिर है यहाँ पर कौन कौन सी एलिगेशंस हैं? एनी अनफेयर और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय एनी ट्रेडर। किसी भी ट्रेडर या सर्विस प्रोवाइडर ने कोई भी अगर गलत प्रैक्टिस परफॉर्म की है तो उसके ऊपर कंप्लेन की जा सकती है। गुड्स परचेज और एग्रीड टू बी परचेज्ड बाय हिम फ्रॉम वन और मोर डिफेक्ट्स। जो भी गुड्स परचेज किए गए हैं या एग्री किए गए हैं और उसको एक से ज़्यादा डिफेक्ट हो गए हैं उस गुड्स के अंदर, तो भी कंप्लेन की जा सकती है। सर्विसेज हायर्ड और अवेल्ड और एग्रीड टू बी हायर्ड, और उससे भी कोई अगर सर्विसेज से भी कोई उनको प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ी है तब भी कंप्लेंट की जा सकती है। और जो ट्रेडर है या सर्विस प्रोवाइडर है, अगर वो चार्जेस गुड्स एंड मेंशन इन अ कंप्लेंट, जैसे बहुत ज़्यादा प्राइस ले लेता है वो गुड्स के, तब भी कंप्लेंट की जा सकती है। एक्चुअल में उतने प्राइस नहीं होते हैं। फिक्स्ड बाय और अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, डिस्प्लेड ऑन द गुड्स और एनी पैकेज कंटेनिंग सच गुड्स। मतलब प्राइस पर भी वो अपना अगर हक जमा लेता है तब भी वो जो पार्टी है वो कंप्लेंट कर सकती है। उसके बाद अगर कोई ऐसी गुड्स हैं जो हजार्डियस टू लाइफ हैं, वो सेफ्टी
के पर्पस से नहीं है, जहाँ पर सेफ्टी पर्पस देखा ही नहीं गया है और उसको सेल कर दिया गया है, तो उन गुड्स के लिए भी वो कंप्लेन कर सकता है। सर्विसेज भी जो हैं ऐसी हैं, हजार्डियस हैं लाइफ के लिए और सेफ्टी नहीं है उनकी पब्लिक के लिए, तो उनके ऊपर भी वो जो है केस हो सकता है। फिर है कंज्यूमर। कंज्यूमर जो है दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स को भी परचेज करता है और सर्विसेज को भी क्या करता है, अवेल करता है, हायर करता है। तो दो तरह से इसको कंज्यूमर की डेफिनेशन को बांटा गया है। कंज्यूमर ऑफ गुड्स का मतलब है मीन्स अ पर्सन हु बाइज गुड्स फ्रॉम फॉर अ कंसिडरेशन, जो गुड्स बाय कर रहा है किसी ना किसी कंसिडरेशन पे, और इट इंक्लूड्स द यूज़र ऑफ गुड्स। इसमें सिर्फ और सिर्फ यूज़र ऑफ गुड्स आएंगे। अगर मान लीजिए एक कंज्यूमर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एंड फाइनल यूज़र होता है उन गुड्स का, अगर किसी एक पर्सन ने गुड्स परचेज किया और बाद में वो किस लिए परचेज कर रहा है, पर्पस ऑफ सेल, तो वो कंज्यूमर नहीं कहलाएगा, वो पर्सन मिडल मैन कहलाएगा, लेकिन कंज्यूमर नहीं कहला जा सकता। और कंज्यूमर वो होता है जो कि गुड बाय करता है और ये बोलता है कि वो पे करेगा, कंसिडरेशन पे करेगा, और बाद में अगर आधी उनकी बच गई है पार्टली पेड भी करेगा अगर उनकी बच गई है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है डेफर्ड पेमेंट सिस्टम का, कि इंस्टॉलमेंट में अगर पेमेंट है हायर परचेज सिस्टम में, तो ये भी एक कंज्यूमर ही है, क्योंकि ये अपना काम ले रहा है। और हायर परचेज सिस्टम में भी अगर वो कर रहा है तब भी जो कंज्यूमर है वो कंज्यूमर माना जाएगा, लेकिन अगर वो आगे किसी ट्रेड पर्पस से कर रहा है तो वो कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। उसके बाद है कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज। कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज वो पर्सन होता है जो कि हायर करता है सर्विसेज को और किसी न कोई ना कोई कंसिडरेशन देता है, रिवॉर्ड देता है उसके बदले में, और ही मेड पेमेंट फॉर द रिवॉर्ड और प्रॉमिस टू डू सो। वो पेमेंट देता है या रिवॉर्ड देता है और प्रॉमिस करता है कि वो आगे उसको फुलफिल करेगा। और पार्शियल पेमेंट, आधी पेमेंट उसने अभी कर दिया, आधी पेमेंट वो बाद में कर देगा। पेमेंट हैज़ बीन प्रॉमिस्ड अंडर डेफर्ड पेमेंट, अगर डेफर्ड पेमेंट में भी प्रॉमिस होता है हायर परचेज सिस्टम से भी, तो भी वो कंज्यूमर में गिना जाता है। फिर उसके बाद है कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। कंज्यूमर डिस्प्यूट्स क्या है? कंज्यूमर डिस्प्यूट का मतलब है वेयर द पर्सन अगेंस्ट whom a complaint had been made, जिसके ऊपर कंप्लेंट की गई है, और डिनाइज और डिस्प्यूट्स द एलिगेशंस कंटेन इन द कंप्लेंट। जिस पर्सन के ऊपर कंप्लेंट की गई है वो क्या होंगे? कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। यानी कि वो डिस्प्यूट्स जहाँ पर जो कंज्यूमर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर देते हैं, दूसरे पर्सन के ऊपर कंप्लेंट फाइल कर देते हैं। फिर है डिफेक्ट। डिफेक्ट का मतलब है कोई भी फॉल्ट, कोई भी इम्परफेक्शन या शॉर्ट कमिंग आ जाती है क्वालिटी या क्वांटिटी ऑफ द गुड्स में, या प्योरिटी नहीं है, इम्प्योरिटी के गुड्स हैं, तो वो सारे क्या हो जाते हैं? डिफेक्ट हो जाते हैं उस गुड्स के अंदर। उनके लिए वो क्लेम बाद में जो कंज्यूमर है वो मांग सकते हैं। फिर उसके बाद है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी भी क्या मतलब है कि डिफ़ॉल्ट है, इम्परफेक्शन है, और ये भी जो है एक दूसरे पर्सन के द्वारा किया जाता है, और ये भी एक तरीके से इसके लिए जो है इसके लिए भी हम कंपेंसेशन मांग सकते हैं, और ये भी जो है लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद है गुड्स। गुड्स मीन्स गुड्स एज डिफाइंड इन द सेक ऑफ गुड्स एक्ट। ये सेक नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सेल। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ये कहा गया है कि क्या गुड्स क्या हैं। गुड्स का मतलब है कोई भी ऐसे गुड्स या कोई भी ऐसी चीज़ें जिनके लिए आप क्लेम कर सकते हो, और अगर वो सेपरेट हो सकती हैं तो आप उनको सेपरेट कर सकते हो। सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज ऐसी काइंड या डिस्क्रिप्शन होती हैं जो कि अवेलेबल होती हैं कंज्यूमर्स के पास, जैसे कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है? बैंकिंग की सर्विसेज हो गई, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज होगी, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, ये सारी क्या हैं? सर्विसेज हैं जो कंज्यूमर्स को दी जाती हैं। फिर है डिस्ट्रिक्ट फोरम। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी मशीनरी या लीगल मशीनरी कह सकते हैं, जो भी डिस्प्यूट सेटल डाउन करने के लिए की जाती हैं, उनको हम डिस्ट्रिक्ट फोरम कहते हैं। फिर मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर कौन है? जो मैन्युफैक्चर करता है गुड्स को और डज नॉट मेक एनी मैन्युफैक्चर और बट असेंबल्स। कई बार ये होता है कि मैन्युफैक्चर खुद गुड्स नहीं बनाता बल्कि लाके असेंबल कर देता है, उसको भी हम मैन्युफैक्चर के नाम से ही जानेंगे। पुट्स और causes to be put in own mark any good to be manufactured or by other manufacturer। किसी और मैन्युफैक्चर ने करा है गुड को मैन्युफैक्चर किसी और पर्सन ने किया है, लेकिन जो एक पर्सन है वो अगर अपना मार्क लगा देता है तो भी वो मैन्युफैक्चर कहलाया जाएगा। उसके बाद है मेंबर। मेंबर कौन होता है? इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट और अ मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन और अ स्टेट कमीशन और अ डिस्ट्रिक्ट फोरम इन केस में भी
कोई भी केस के अंदर कोई भी मेंबर हो सकता है, कोई प्रेसिडेंट इंक्लूड हो सकता है, नेशनल कमीशन का कोई मेंबर हो सकता है, स्टेट कमीशन का कोई हो सकता है, या डिस्ट्रिक्ट फोरम का कोई भी मेंबर हो सकता है। फिर है नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन पब्लिश इन द गैजेट इज कॉल्ड नोटिफिकेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन पब्लिक की जाती है किसी भी गैजेट में उसको हम क्या कहते हैं, कुछ नोटिफिकेशंस कहते हैं। नेशनल कमीशन कौन सी कमीशंस होती हैं, वो कमीशंस होती हैं जो नेशनल लेवल पर अपने जो कंज्यूमर्स हैं उनके जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करती हैं। पर्सन इंक्लूड्स अ रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड फर्म। पर्सन कौन है, जो रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड फर्म को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, या जॉइंट हिंदू फैमिली है, या एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या अदर एसोसिएशन के मेंबर्स हैं जो कंज्यूमर की हेल्प करते हैं। उसके बाद है प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब है जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट ने कुछ भी प्रिस्क्राइब्ड किया है अपने लॉ के अंदर या अपने एक्ट के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, प्रिस्क्राइब का मतलब है जो भी बताया गया है, तो उसको कहेंगे कि प्रिस्क्राइब कौन कर सकता है, जो भी रूल्स और रेगुलेशन स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने एक्ट में बताई गई हैं। उसके बाद है रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब है कि मीन्स द ट्रेड प्रैक्टिसेस विच टेंड्स टू ब्रिंग अबाउट मैनिपुलेशन ऑफ प्राइस। और यहाँ पर क्या होता है, जो भी गुड्स हैं उनका प्राइस का मैनिपुलेशन हो सकता है, प्राइस चेंज किए जा सकते हैं, सर्विसेज के भी ऐसे ही किए जा सकते हैं। तो जो गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उनको भी यहाँ पर जो कंज्यूमर है उसके लिए रोका जाता है। फिर उसके बाद है स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन क्या है, कंज्यूमर डिस्प्यूट है, ये भी रिड्रेसल कमीशन है और ये भी इस्टेब्लिश की गई थी अंडर द क्लॉज बी के अंदर और सेक्शन 9 के अंदर। उसके बाद है ट्रेडर। ट्रेडर कौन है, जो किसी भी गुड्स को सेल करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है किसी अदर कंज्यूमर को, और मैन्युफैक्चर भी इनमें इंक्लूड्स हो सकते हैं, और ये जो है मेनली क्या करते हैं, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। उसके बाद है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब है कि फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग द सेल यूज़ एंड एनी सेल करने के लिए, अपने सप्लाई को बढ़ाने के लिए जो भी गलत प्रैक्टिसेस की जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसमें पहला पॉइंट है मिसलीडिंग और फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। गलत रिप्रेजेंटेशन करना, फॉल्सली रिप्रेजेंट द गुड्स आर पर्टिकुलर ऑफ द स्टैंडर्ड। यानी यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर देना कि जो गुड्स हैं वो एक पर्टिकुलर अच्छे स्टैंडर्ड की हैं, बल्कि ऐसा नहीं होता। या फिर यहाँ पर ये बोला गया है कि फॉल्सली रिप्रेजेंट दैट द सर्विसेज आर ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी और ग्रेड। जो सर्विसेज हैं वो भी एक पर्टिकुलर अच्छी क्वालिटी की हैं और अच्छी ग्रेड की हैं। या फॉल्सली रिप्रेजेंट करना कि जो ये सेकेंड हैंड जो गुड्स हैं इनको दोबारा से बिल्ड किया गया है, रिनोवेट किया गया है, तो जो ओल्ड गुड्स हैं उनको न्यू गुड्स बनाया गया है, तो यहाँ पे भी गलत रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। रिप्रेजेंट दैट द गुड्स एंड सर्विसेज हैव स्पॉन्सरशिप, अप्रूवल, परफॉर्मेंस, करेक्टरिस्टिक्स, ये सारी ये बता देना कि अच्छी अच्छी चीज़ें बता देना, गुड्स को ऐसे रिप्रेजेंट करना कि वो बिल्कुल एक परफेक्ट गुड है, बल्कि ऐसा नहीं होता है। फिर उसके बाद है कि रिप्रेजेंट एट द सेलर और द सप्लायर, ये तो हो गया। मेक्स अ फॉल्स और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन। मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन और फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करना कि जो गुड्स हैं वो यूज़फुलनेस तो नहीं है, लेकिन उनको ये बताना कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। गिव्स टू द पब्लिक एनी वारंटी, कोई भी गारंटी पब्लिक को देना, और जबकि आपको पता है, मान लीजिए कि ये जो भी चीज़ है ये प्रॉपर इतने 2 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद ये नहीं चलेगी, तो उतने ही की आपने गारंटी दे दी, तो ये भी क्या है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है। मेक्स टू अ पब्लिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ द पर्पसेस टू बी अ वारंटी और गारंटी ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज, टू प्रोमिस टू रिप्लेस, कि उनको प्रॉमिस कर देना या रिप्लेस करने के लिए, या रिपेयर ऑन आर्टिकल कि उसके जो भी है मेंटेन करेंगे, रिपेयर करेंगे उनके गुड्स का। तो ये सारे जो प्रोमिसेस हैं ये भी अगर गलत हैं तो भी ये जो है मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन मानी जाएगी। फिर उसके बाद है मटेरियलिटी, मिसलीडिंग द पब्लिक कंसर्निंग द प्राइस एट विच अ प्रोडक्ट और लाइक प्रोडक्ट्स ऑफ अ गुड्स or services have been or ordinarily sold or provided, and for the purpose a representation as to the price shall be deemed to refer to the price at which the product of the goods or services or has or have been sold by sellers or provided by suppliers only in relevant market, unless it is clearly specified to the price of which the product has been sold or services have been provided by a person by whom on the behalf of the representation is made। यानी जिस रिप्रेजेंटेशन पर गुड्स के प्राइस वगैरह रखे गए हैं, लेकिन एक्चुअल में उस गुड्स की क्वालिटी उस हिसाब से नहीं है
तो भी ये मिसलीड कर देता है पर्सन को, पब्लिक को कंसर्न करने में कि ये जो गुड्स हैं ये बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं और प्राइस जो है इसके इस वजह से ज़्यादा है या जो हैं सही है। गिव्स फॉल्स और मिसलीडिंग फैक्ट्स, फॉल्स और मिसलीडिंग फैक्ट्स देना कि गुड्स और सर्विसेज के बारे में और ट्रेड ऑफ अनदर पर्सन। उसके बाद है एक्सप्लेनेशन, यहाँ से हम कल करेंगे। आज आप इतना ही करिए। बाय।